Everyone, today we will solve some numerical problems related to chapter 2. So we have some questions. So now first question is, two charges 5 into 10 to the power minus 8 coulomb and minus 3 into 10 to the power minus 8 coulomb are located at 16 centimeter apart. At what point on the joining the two charges is the electric potential 0? Take the potential at infinity टू बी ज़ीरो। मतलब इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमारे पास दो चार्ज है। एक चार्ज का वैल्यू है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम एंड दूसरा चार्ज का वैल्यू है -3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सपोज कर लेंगे कुछ इस टाइप से कि मान लो एक चार्ज यहाँ पे है, पॉइंट इस पॉइंट पे, और एक चार्ज यहाँ पे है। ठीक है, इसका नाम दे दो A और इस पॉइंट का नाम दे दो B, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। ये पूरा 16 सेंटीमीटर है हमारा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, और दोनों चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है। ये Q1 जो दिया हुआ है वो है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, और Q2 इस पॉइंट पे ये है -3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। ठीक है, तो ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, अब यदि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो मिलेगा 0.16 मीटर। दिस वन 0.16 मीटर मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग को पूछ रहा है कि मतलब ए और बी के ए और बी दोनों में मतलब कहाँ पे, किस पॉइंट पे इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा। अब कंडीशन ये कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों के बीच में ही जीरो हो, राइट साइड भी हो सकता है, लेफ्ट साइड भी हो सकता है। बट यदि ये पॉजिटिव है, दिस वन ए पॉइंट पे जो चार्ज है वो मेरा पॉजिटिव है, तो 100% ए जो है सो जीरो नहीं हो सकता, इधर लेफ्ट साइड में जीरो नहीं हो सकता। बिकॉज देखो ये पॉजिटिव है, इसका इन्फ्लुएंस इधर जाएगा, फिर नेगेटिव है, इसका इन्फ्लुएंस इधर ही कहीं जीरो कर देगा, लेकिन इस साइड तो कहीं नेगेटिव को मिल नहीं पा रहा है, तो इधर कहीं पे इसका इनफाइनाइट पॉइंट तक जीरो नहीं हो पाएगा। बट यदि इस पॉइंट से, ए पॉइंट से राइट साइड में देखें तो इधर बीच में कहीं जीरो हो सकता है, और बी पॉइंट से भी यदि राइट साइड देखें तो इधर भी कहीं जीरो हो सकता है। ये पॉसिबल है, ये मतलब खुद से कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले कंसिडर करते हैं मिड पॉइंट पे, कि देखते हैं कि दोनों के बीच में मिड पॉइंट तो यदि बोलें तो बीचों बीच में तो जीरो होगा नहीं, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम तो है नहीं। और यदि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं तो 100% बीच में तो जीरो होगा नहीं। तो देखते हैं, इधर का वैल्यू ज़्यादा है तो 100% इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा दूर तक होगा। तो हम लोग कहीं पे बी के नज़दीक कहीं मान लेंगे एक पॉइंट, मान लेते हैं यहाँ पे कहीं एक पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, कि इस पॉइंट पे मान लो कि पोटेंशियल यहाँ पे जीरो हो रहा है, इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं वीपी, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। ठीक है, यदि इस पॉइंट पे जीरो हो सकता है तो हम लोग मानते हैं कि इससे यहाँ से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो x है। हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को x कंसीडर कर लेते हैं। तो 100% यदि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है तो जो बचा इधर वो इसमें माइनस हो जाएगा। 0.16 टोटल डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 0.16 माइनस x। ये डिस्टेंस हो जाएगा क्योंकि x इसमें माइनस कर दिए। ठीक है, तो ये चीज़ मेरा आ गया टोटल में x को माइनस कर दिया, इतना बच जाएगा मेरा। तो ये डिस्टेंस हम लोग निकाल लिए। अब इस पॉइंट के लिए दोनों साइड से पोटेंशियल निकाल लेते हैं, क्योंकि हम लोग इस पॉइंट पे कंसीडर क्या कर लिए कि वीपी जीरो, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे कि वीपी इज इक्वल्स टू जीरो। सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे कि वीपी इज इक्वल्स टू जीरो उस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे इधर से बी का पोटेंशियल होगा और ए का पोटेंशियल होगा, तो 100% हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वीपी इज इक्वल्स टू वी ए प्लस वी बी, मतलब पोटेंशियल ऑफ ए प्लस पोटेंशियल ऑफ बी इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि उस पॉइंट पे हम लोग कंसिडर कर लिए हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि वी ए का वैल्यू क्या होगा और वी बी का वैल्यू क्या होगा। तो वी ए का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा हमारा 1/4, पोटेंशियल तो जानते हैं 1/4 क्या होता है, पोटेंशियल का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाय आर, ये वैल्यू होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग को पुट कर देना है जो भी वैल्यू दिया हुआ है। तो वी ए के लिए देखते हैं कि वी ए यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस कितना है 0.16 माइनस एक्स, तो इसके लिए लग जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू के जगह पे कितना है, फर्स्ट का चार्ज है 5 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मेरा कितना है 0.16 माइनस एक्स, टू द पावर तो लगेगा नहीं क्योंकि इसमें तो आर होता है वैल्यू। ठीक है, और नेक्स्ट प्लस में मेरा आ जाएगा फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी के लिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स है तो यहाँ पे लिख देंगे, इसका चार्ज कितना है
माइनस साथ में लेना पड़ेगा क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है और इसमें माइनस को रखना पड़ता है पोटेंशियल में। -8 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, आर के जगह पे एक्स, क्योंकि इसके बीच में डिस्टेंस एक्स है मेरा। अब इसको दोनों के बराबर कितना हो गया, 0। अब देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों के लिए कॉमन है। 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर -8 दोनों के लिए कॉमन है, दोनों कॉमन ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 टू द पावर -8 इज द कॉमन। अब इन साइड हमारा क्या बच रहा है, देख सकते हो, इन साइड हमारा बच रहा है 5 डिवाइडेड बाई 0.16 माइनस एक्स, दिस वन वैल्यू। और प्लस में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस कर दे रहा है इसको, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाई एक्स ओनली इज इक्वल टू 0, बिकॉज सबसे कॉमन आ चुका है मेरा। तो ये टर्म पूरा जो है, ये टर्म मेरा क्या हो जाएगा, यदि इससे डिवाइड 0 से डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा मेरा, 5 डिवाइड बाई 0.16 माइनस एक्स माइनस 3 बाई एक्स इज इक्वल टू 0। अब इस टर्म को उधर ले जाओ तो पॉजिटिव में चला जाएगा, 5 0.16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 बाई एक्स लिख सकते हैं इस तरह से हम लोग। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये मिल जाएगा 5x इधर से, और ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 0.16 इंटू 3 माइनस 3x, इतना मिलेगा। इस 3x को इधर ले आओ तो मिल जाएगा 5 इधर आएगा प्लस में तो 5 3 8x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0.16 इंटू दिस, सो 16 है, 16 3 जाए 48 तो 0.48 इतना मिलेगा। तो ये x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.48 डिवाइडेड बाय कितना 8, तो ये आपको मिल जाएगा 6 टाइम्स, तो ये हो जाएगा मेरा 0.06 दिस वन वैल्यू। तो x इज इक्वल्स टू मेरा मिल गया 0.06। आप इसको, ये तो मेरा मीटर में आया है, यदि आप इसको सेंटीमीटर में करना चाहो तो ये मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर। मीन्स ये टोटल डिस्टेंस मेरा कितना है, 16 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से यदि x का वैल्यू, यहाँ पे x का वैल्यू हमको मिला 6 सेंटीमीटर, इट मीन्स b से इस पॉइंट पे 0 हो रहा है, मतलब b से 6 सेंटीमीटर तुम इधर लेफ्ट जाओगे तो इस पॉइंट पे तुमको पोटेंशियल 0 मिलेगा, ठीक है। लेकिन वही चीज़ ये तो हो गया, आप इसको चीज़ को समझ चुके कि 6 सेंटीमीटर पे इतना होगा। और यदि ए से जानना चाहते हो, ए से जाना चाहते हो इधर राइट साइड, तो ए से कितना हो जाएगा, यदि इधर से हो रहा है 6 सेंटीमीटर तो 100% 16 में 6 माइनस कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक 10 होगा। मतलब ए से इस पॉइंट तक आने में 10 सेंटीमीटर पे आपका पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। अब कंडीशन ये है कि मान लो यहाँ पे हम लोग देखिए कि पोटेंशियल 0 हो जा रहा है, यदि राइट साइड कहीं इधर कहीं पॉइंट कंसिडर करते तब क्या होता, तब कितना डिस्टेंस पे 0 होता। तो वैसे कंडीशन में आपको मान लो पॉइंट यहाँ कंसिडर करते और यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या मान लेते, एक्स डिस्टेंस मान लेते, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होता कि देखो, देख सकते हो यहाँ से कि टोटल 16 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से x इंक्रीज हुआ है, मतलब a के लिए x इंक्रीज हो रहा है, मतलब 16 प्लस एक्स। यहाँ पे जो 0.16 आई मीन इसका पूरा डिस्टेंस 0.16 है मेरा, 0.16, तो 0.16 प्लस एक्स, यहाँ माइनस एक्स आया था जब बीच में रखे थे, लेकिन नेक्स्ट कंडीशन जब तुम अप्लाई करोगे तो यहाँ पे प्लस एक्स मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्स ही रहेगा सेकंड के लिए, बी के लिए तो एक्स ही डिस्टेंस है हमारा, तो बी के लिए एज इट इज़ रहेगा। ये पूरा वैल्यू सब जितना भी कैलकुलेशन किए सब सेम रहेगा, बट सिर्फ यहाँ पे जहाँ पे माइनस है उस जगह पे मेरा क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा, बट वैल्यू चेंज हो जाएगा 100%। वैल्यू आपको 24 के अप्रॉक्स आएगा, 24 सेंटीमीटर, यहाँ से ए से 24 सेंटीमीटर अप्रॉक्स आएगा। आप इसको कैलकुलेट करके खुद भी देख सकते हो, ओके। इसी प्रोसेस से आपको इसको सॉल्व करना है। आपको इस पॉइंट पे भी पता चल जाएगा कि बी से कितना डिस्टेंस पे 0 होगा और ए से कितना डिस्टेंस पे 0 होगा, ओके। देन दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड इन्फिनिटी से 0 बोला था, तो देखो हम लोग जानते हैं कि टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी 0 इस क्वेश्चन में बोला था, तो इन्फिनिटी से ही तो किसी पॉइंट का पोटेंशियल होता है, इसलिए हम लोग इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल लेंगे तो 0 होता है। इन्फिनिटी में हमेशा 0 ही मिलता है हम लोग को, इसलिए इसको आप ध्यान नहीं भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख सकते हो, ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज़ ए चार्ज 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। अब यहाँ पे क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि एक हेक्सागन है। अब हेक्सागन कुछ इस टाइप से होगा, देखो ये मेरा कुछ हेक्सागन इस टाइप से बनेगा। तो हेक्सागन का कुछ प्रॉपर्टी है, उसको भी जानना पड़ेगा यहाँ पे कि हेक्सागन यदि है तो 100% जो इसका साइड्स हैं, सभी साइड क्या होंगे, सेम होते हैं हेक्सागन के। तो यदि साइड सेम है तो यहाँ से यहाँ तक एक साइड दे दिया है, एक मतलब साइड बता दिया है 10 सेंटीमीटर,
10 सेंटीमीटर हेक्सागोन का साइड है। तो यदि साइड 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ से इतना इधर, और मतलब इसमें 10 सेंटीमीटर ये बना। आप इससे क्या करो, सब चीज़ को एक दूसरे से मिला दो, इस टाइप से कुछ ऐसे जाएगा, और ये हमारा इधर से कुछ इस टाइप से आएगा। तो हेक्सागोन का क्या कंडीशन है, सो भी मैं बता दूं यहाँ पे कि ये जो जितना भी ट्रायंगल इसमें बनता है, ये जितना भी ट्रायंगल बनता है हेक्सागोन के अंदर, वो सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। हेक्सागोन के अंदर जितना भी ट्रायंगल बनता है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। तो 100% ये जो साइड है ये वाला, मतलब हर एक मतलब साइड जितना भी ट्रायंगल इसमें बनेगा, तो किसी एक ट्रायंगल का हम बात करें तो यदि एक साइड 10 सेंटीमीटर तो 100% ये भी 10 सेंटीमीटर मिलेगा। मतलब हमको क्या पता चल गया कि मान लो इसमें हम ए मान लें, इस पॉइंट को बी मान लें, इसको सी मान लें, इसको डी मान लें, इसको ई मान लें, इसको एफ मान लें, इस टाइप से सभी जगह हम इस तरह से मान लिए, और सेंटर में ओ मान लें। तो सेंटर में कितना चार्ज रखा हुआ है, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर है जो चार्ज 5 माइक्रोकूलम एट द ईच ऑफ इट वर्टिसेस। मतलब प्रत्येक वर्टिसेस पे जो चार्ज रखा हुआ है कितना रखा हुआ है, 5 माइक्रोकूलम हर एक वर्टिसेस पे। मतलब ए का भी ए पॉइंट पे 5 माइक्रोकूलम हर एक पॉइंट पे, मतलब जितना भी टोटल 6 पॉइंट्स हैं हमारे, टोटल पॉइंट पे रखा हुआ है 5 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, अब बोलता है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन। मतलब ये पॉइंट जो कंसीडर कर रहा है वो इसके सेंटर पे कंसीडर कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो देख सकते हो ए ओ इज इक्वल्स टू, बोल सकते हैं बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ इज इक्वल्स टू डी ओ इज इक्वल्स टू ई ओ इज इक्वल्स टू एफ ओ, इस तरह से मिलेगा हमको। मतलब जो पोटेंशियल यहाँ पे आपको मिलेगा, वी ए इज इक्वल्स टू वी बी इज इक्वल्स टू वी सी इज इक्वल्स टू वी डी इज इक्वल्स टू वी इज इक्वल्स टू वी एफ। मतलब सबका पोटेंशियल हमको क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा, बिकॉज सबका साइड्स क्या है, इक्वल है, सबका जो डिस्टेंस हमको इक्वल मिल रहा है। मतलब और चार्ज भी तो सभी वर्टिसेस पे सेम है। तो ऐसे कंडीशन में जितना भी पोटेंशियल हमको यहाँ टोटल 6 पोटेंशियल मिलेगा और सभी का पोटेंशियल हमको 100% सेम मिलेगा। तो टोटल पोटेंशियल यदि इसका यहाँ पे निकालें, मतलब पोटेंशियल एट ओ यदि इस तरह से हम निकालें तो हमको यहाँ मिलेगा वी ए प्लस बी बी प्लस वी सी प्लस वी डी प्लस वी ई प्लस बी एफ, बिकॉज पोटेंशियल इज द स्केलर प्रोडक्ट। सो ये अलजेब्रिक सम हमारा कुछ टाइप से हो जाएगा। तो सब तो पॉजिटिव चार्ज है, तो रिजल्ट में तो हमारा सारा पोटेंशियल पॉजिटिव में आएगा। तो कुछ हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल कितना पोटेंशियल है, 6 पोटेंशियल, और सभी का वैल्यू क्या है, वी ए इज इक्वल टू वी बी। तो मतलब सबको हम लोग भी के बराबर यदि मान लें, वी ए इज इक्वल, सबको सब तो एक ही है तो भी मान लेते हैं सबको हम लोग, भी ए को भी बी को भी सबको भी के बराबर मान लें। तो हमारा कितना के बराबर आ जाएगा, ए बी भी सब भी है। तो टोटल कितना है, काउंट कर लो, 6 है, तो लिख देंगे राइट 6 भी। ठीक है, तो v का वैल्यू क्या होता है, v मतलब पोटेंशियल हम लोग जानते हैं, के क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइड बाय r, यही तो फॉर्मूला होता है इसका। तो देखो q भी दिया हुआ है हमारे पास 6 इंटू इसका वैल्यू हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू यही होता है। और q का वैल्यू दिया हुआ है 5 माइक्रोकूलम, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -6 लगा देंगे माइक्रोकूलम, 5 इंटू 10 टू द पावर -6 ये माइक्रोकूलम में चला गया, डिवाइड बाय r, r कितना दिया हुआ है मेरा, r दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो 10 को तुम कन्वर्ट करो तो मीटर में, तो मिल जाएगा 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -1 मीटर। मतलब हम लोग यदि 10 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो मिलेगा 10 टू द पावर -1 मीटर, बिकॉज 100 से डिवाइड होगा ये, तो एक जीरो कटेगा, एक इस तरह से मिल जाएगा। और आपका जो वैल्यू है इधर 5 माइक्रोकूलम था, 5 माइक्रोकूलम, तो माइक्रो का होता है 10 टू द -6, तो ये लिख देंगे 5 इंटू 10 टू द -6। ठीक है, कूलम में चला गया, तो यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए। पुट करने से आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट आपको लगभग मिल जाएगा 45 इंटू 10 टू द 4, इसका रिजल्ट आ जाएगा 45 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट। ये रिजल्ट आपको मिलेगा 45 इंटू 10 टू द 4 वोल्ट। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, इतना वोल्ट के बराबर आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया 45 नहीं, ये आपको मिल जाएगा 270 इंटू 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4 वोल्ट, इतना मिलेगा। तो यदि 10 टू द पावर 4 वोल्ट यहाँ पे दिखा रहा है हमको, 10 टू द पावर 4 वोल्ट है, तो इसको 270 को यदि हम पॉइंट में कैलकुलेट करें 2.7, तो 2 जीरो यहाँ पे बढ़ गया, मतलब यहाँ हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट, 2.7 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट आएगा इसको कैलकुलेट करने से। ठीक है, तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इस टाइप से। तो ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, देखो
क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, टू चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 8 पॉइंट्स ए एंड बी 6 सेंटीमीटर अपार्ट। मतलब दो चार्ज हमारे पास है और दो चार्ज कुछ टाइप से, एक चार्ज यहाँ पे एक चार्ज पे यहाँ पे है मान लो, और दोनों के, इसका पॉइंट ए है, इसका नाम बी है, और दोनों का डिस्टेंस जो है सो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब टू चार्जेस वी हैव, फर्स्ट वन वी हैव टू चार्जेस, फर्स्ट वन इज द 2 माइक्रोकूलम। देखो यहाँ पे इस तरह से डायग्राम से हम लोग समझते हैं, हमारे पास दो चार्ज है, फर्स्ट वन चार्ज इज द 2 माइक्रोकूलम एंड next one charge is the -2 microcoulomb and its distance is 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसमें दो क्वेश्चन है, हमारे पास, इसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है आइडेंटिफाई एन इक्विलेटरल सरफेस ऑफ द सिस्टम। मतलब इस सिस्टम में बोलता है कि कहाँ पे इसका इक्विलेटरल इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम, मतलब ये जो सिस्टम हम बनाए हैं इसमें पूछ रहा है कहाँ पे मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हम लोग जानते हैं कि यदि दोनों साइड का मैग्नीट्यूड सेम हो तो 100% इस पूरे डिस्टेंस के मिड पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। ठीक है, कैसे होगा, देखो v इसका निकालोगे तो के क्यू डिवाइड बाय आर मिलेगा, और इसका निकालोगे तो v इज इक्वल टू माइनस के क्यू डिवाइड बाय आर मिलेगा, क्योंकि ये माइनस में मिलेगा, ये प्लस में मिलेगा। तो 100% जब दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो किसी पॉइंट को कहीं तो पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा। तो यदि मिड पॉइंट लेंगे तभी तो हमारा रिजल्ट 0 आएगा, क्योंकि इसका वैल्यू मान लो मिड पॉइंट लेंगे तो इसका 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो 100% जो है सो मिड पॉइंट पे हमको क्या मिलेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा। पोटेंशियल सरफेस इसलिए हम वहाँ पे इक्वल बोल रहे हैं क्योंकि देखो यहाँ से 3 सेंटीमीटर और यहाँ से 3 सेंटीमीटर, दोनों साइड से 3 सेंटीमीटर है, तो इतना दूर का पोटेंशियल जो मिलेगा वो प्लस में मिलेगा, और इतना दूर का जो पोटेंशियल मिलेगा वो माइनस में मिलेगा। तो हम जानते हैं कि अलजेब्रिक सम करना पड़ता है पोटेंशियल को, यदि टोटल पोटेंशियल निकालना होता है इन दिस पॉइंट पे। तो यदि इस पॉइंट पे हम पोटेंशियल टोटल निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, भी, मतलब मान लो इसका नाम ए दे दें, इसका नाम बी दे दें, तो भी ए माइनस भी होगा, बिकॉज दिस वन माइनस, तो भी ए माइनस भी दोनों का वैल्यू तो सेम है, तो हमको मिल जाएगा भी ए माइनस भी इज इक्वल टू 0 एट द मिड पॉइंट ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, तो इसी पॉइंट पे हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, और इक्विपोटेंशियल सरफेस किस टाइप से बनाएंगे वो भी देख सकते हो आप कि ए है, ए बी है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस जो बनेगा इस पॉइंट पे कुछ इस टाइप से बनाया जाता है। ए रहा, ऐसे कंसिडर कर लो, एक प्लेन बना दो यहाँ पे कुछ इस टाइप से, मतलब इस पॉइंट पे आपका क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब इस पॉइंट पे, इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पास होगा, तो इस सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा हर एक पॉइंट के लिए क्या होगा, सेम होगा। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल क्या मिल रहा है हमको, 0 मिल रहा है, तो इस पॉइंट पे पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे 0 मिलेगा। क्योंकि इधर जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा तो सेम होगा नहीं, इधर जाएंगे तो प्लस में होगा, और हमको फिर भी सेम रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसी पॉइंट पे तो 0 है, तो इसलिए सेम वहाँ पे हमको मिल सकता है। तो हम लोग को इक्विपोटेंशियल सरफेस मिड पॉइंट पे होगा। ठीक है, तो आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम, तो क्या बोलेंगे, मिड पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑन द मिड पॉइंट ऑफ दिस सिस्टम, मतलब इसके मिड पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। मतलब इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। तो 100% लोग जान रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, इधर चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज है, तो 100% वी नो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, तो मेरा ए टू बी हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द ए टू बी, और इस पर परपेंडिकुलर होगा क्योंकि इस तरह से फील्ड जाएगा, तो इस सरफेस पे हमारा क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा और ए से बी की तरफ जाएगा। मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ए टू बी। सो दिस वन क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है वो देखो, ये स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। ये देखो 4 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज़ a charge of 1.6 into 10 to the minus 7 coulomb distributed uniformly on its surface. What is the electric field inside the sphere, outside the sphere and एट पॉइंट कंसिडर किया है जो 18 सेंटीमीटर पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है एक स्फेरिकल कंडक्टर है हमारे पास, ठीक है, उसका रेडियस कितना दिया हुआ है
12 सेंटीमीटर। तो एक होलो स्फीयर बना लेते हैं हम लोग कुछ टाइप से, एक स्फीयर बनाते हैं, कुछ स्फेरिकल सरफेस स्फीयर बनाते हैं कुछ टाइप से। एक स्फीयर बना लिए, इसका रेडियस दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है हमारा कितना 12 सेंटीमीटर। सो इट्स रेडियस इज 12 सेंटीमीटर, रेडियस ले लिए 12 सेंटीमीटर। अब कंडीशन ये है कि बोल रहा है कि इसका चार्ज जो है इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? 1.6 इंटू 10⁻⁷ कूलम, मतलब इस पर चार्ज कुछ इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसका वैल्यू दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁷ कूलम, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें बोल रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस पर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ टाइप से है। स्फीयर पे चार्ज जो है सो 1.6 इंटू 10⁻⁷ कूलम है, और रेडियस हमारा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। रेडियस इज गिवन 12 सेंटीमीटर। ओके, तो पूछ रहा है इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करना है। फर्स्ट वन क्वेश्चन बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, कहाँ पे? इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर। तो अब बताओ इनसाइड द स्फीयर क्या हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड? हम जानते हैं कि इस स्फीयर पे चार्ज तो सरफेस पे होता है, कोई भी कंडक्टर का हम लोग पहले भी प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, इसका कंडीशन भी पढ़ चुके हैं कि स्फीयर चार्ज जो है वो हमेशा सरफेस पे ही रहता है, सरफेस पे ही होता है। इन साइड तो चार्ज ही नहीं है, यदि इन साइड मेरा चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 100% क्या होगा? इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमेशा कि चार्ज लाई करता है हमारा सरफेस पे। तो ये स्फीयर जो है, स्फीयर के ऊपर में चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है और अंदर में चार्ज ही नहीं है। यदि अंदर में चार्ज ही नहीं है तो 100% इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, और पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इनसाइड कहीं भी जाओ इस सरफेस से जो हमारा पोटेंशियल ऊपर में होगा वही पोटेंशियल पूरा सेंटर तक होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल भी कांस्टेंट है, हम लोग पहले भी प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ चुके हैं। तो आप उसको वहाँ पे एक बार प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हो यदि और अच्छे से क्लियर करने के लिए। तो इनसाइड चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन बोलता है जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है कि जस्ट आउटसाइड द स्फीयर क्या होगा, मतलब इस पॉइंट पे। जस्ट आउटसाइड मतलब सरफेस पे डायरेक्ट रख दो। जस्ट आउटसाइड का बात करें तो हम लोग डायरेक्ट सरफेस पे मान लेंगे, इस पॉइंट पे सरफेस के जस्ट आउटसाइड, मतलब सरफेस पे ही रखा हुआ है आउटसाइड। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना है इसका? 12 सेंटीमीटर है। यदि इसका 12 सेंटीमीटर है तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या जानते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाय R स्क्वायर, Q डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो R का वैल्यू हमारा है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। इसको यदि तुम कैलकुलेट करो मीटर में तो ये मिल जाएगा 0.12 मीटर के बराबर। ठीक है, तो इस सभी वैल्यू को हम यदि यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा। वो देखो क्या मिलेगा आपको टोटल रिजल्ट। यदि हम इसका वैल्यू पुट करें तो क्या मिलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का हो जाएगा 9 × 10⁻⁹, और चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 1.6। चार्ज का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁷ कूलम। तो यहाँ पे पुट कर दो 1.6 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मेरा है 0.12 टू द पावर ऑफ स्क्वायर, इतना है। अब इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने से आपका रिजल्ट, आप चाहो तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो 9 इंटू इसको दोनों को कैलकुलेट करोगे तो 10 टू द पावर कितना मिलेगा? 2 मिलेगा, इंटू 1.6 डिवाइड बाय कितना मिल जाएगा? 144, और ये पॉइंट के को हटा देंगे तो मिलेगा 10 टू द पावर -4, क्योंकि नीचे 100 आएगा तो 100 का स्क्वायर होगा तो ऊपर चला जाएगा, 10 - 4 आएगा। ठीक है, इतना। इसको आगे बढ़ाओ तो ये मिलेगा, ये कैलकुलेट करो तो मिल जाएगा 14.4 डिवाइड बाय, ये तो 144 है, और ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 10 टू द पावर 6, क्योंकि 2 है ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव होगा तो 6 हो जाएगा, 4 और 2 6, इतना आएगा। अब इसको कैलकुलेट करो तो ये देखो 10 टाइम्स में चला जाएगा तो 1/10 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, और ये कैलकुलेट करो तो ये 10 एक 0 कटेगा तो मिल जाएगा 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम, ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो सेकंड का इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल गया। उसी तरह से अब थर्ड में क्या बोल रहा है? थर्ड में हमको बोल रहा है क्वेश्चन ये कि एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, मतलब इसी स्फीयर से आपको 18 सेंटीमीटर तक, मान लो कि यहाँ पे 18 सेंटीमीटर है, मतलब सेंटर से लेके यहाँ तक, तो 12 तो ऑलरेडी है, तो 12 में और हमको ऐड करना कितना है? इतना ज़्यादा तो ऐड भी नहीं होगा, लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है?
18 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब 18 सेंटीमीटर के लिए निकालना है, तो 18 सेंटीमीटर की जगह पे क्या होगा, r इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर लिखोगे तो क्या होगा, r इज इक्वल्स टू 0.18 मीटर इसमें चला जाएगा। तो बस यही फॉर्मूला अप्लाई करना है एज इट इज़, बस क्या चेंज करना है आपको, जहाँ पे 1 2 है वहाँ पे 18 कर देना है, 18 0.18 का होल स्क्वायर। आप कैलकुलेट करो, जो भी रिजल्ट आएगा आपका क्या होगा, आंसर होगा। ओके, सो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। ये तो मेरा दूसरा नंबर क्वेश्चन था, और तीसरा का आपको बस क्या चेंज करना है, तीसरा में थर्ड नंबर में सिर्फ इस डिस्टेंस को चेंज करना है, कितना 0.18 का स्क्वायर नीचे होगा। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वो देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा है, देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सी हियर, a parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitance of 8 picofarad. 8 picofarad. What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half and the space between them is filled with a substance of dielectric constant is 6? मतलब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझो, कि एक हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है कुछ इस टाइप से, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। अब इसका डायलेक्ट्रिक, ये तो इसके बीच में स्टार्टिंग में क्या है, एयर है, और एयर का जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता है वो हमारा 1 होता है, ठीक है। के का वैल्यू 1 ही होता है, हमेशा इसको माइंड में ऊपर रखना है कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एयर विल बी ऑलवेज 1। तो ये बोल रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज़ ए कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है, 8 पिकोफैराड। 8 पिकोफैराड दिया हुआ है स्टार्टिंग में, तो इसका वैल्यू जो है हमारा 8 पिकोफैराड है, 8 पिकोफैराड, ठीक है। तो 8 पिको का होता है 10 टू द पावर -12 फैराड, इतना आ गया कैपेसिटेंस। जब कैपेसिटेंस इतना दिया हुआ है और क्या है, तो इसका हम लोग कैपेसिटेंस इजीली, कैपेसिटेंस तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है आप सेलन नॉट ए डिवाइड बाई डी, इसमें ए एरिया है और ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो है हमारा इसके बीच में है, ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो आप सेलन नॉट ए डिवाइड बाई डी, लेकिन कोई मीडियम यदि होता है, इसलिए डायरेक्ट हम लोग लिख दें क्योंकि एयर मीडियम के लिए है, तो एयर मीडियम के लिए के का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 8 × 10 टू द -12, तो यहाँ लिख दो 8 × 10 टू द पावर -12 इज इक्वल्स टू के का वैल्यू 1 होगा, इज इक्वल्स टू अब सेलन नॉट ए डिवाइड बाई डी, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 1 मान लेंगे। ये अभी हाफ क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। और देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड बाय हाफ, मतलब डिस्टेंस इसका जो है ये कैपेसिटेंस का इस डिस्टेंस को हाफ कर दे रहा है, मतलब ये जो है सो छोटा हो गया, अब इसका डिस्टेंस जो है वो d/2 के बराबर हो गया, हाफ हो गया डिस्टेंस, ठीक है। और क्या बोल रहा है, इसके बीच में मीडियम डाल दे रहा है, डायलेक्ट्रिक मीडियम डाल दे रहा है, उसका के का वैल्यू जो है वो 6 के बराबर बता रहा है, देख सकते हो कि डिस्टेंस रिड्यूस बाय हाफ एंड द स्पेस बिटवीन देम, स्पेस जो उसके बीच में स्पेस है, स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विथ ए सब्सटेंस ऑफ डायलेक्ट्रिक, डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाल रहा है जिसका वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू 6 है, वो कांस्टेंट ही होता है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो क्या रिजल्ट आएगा मेरा कैपेसिटेंस का, मतलब इन दिस क्वेश्चन आपको के का वैल्यू कितना दिया हुआ, अब देखो सेकंड केस, ये फर्स्ट केस था, फर्स्ट केस से इतना आया, सेकंड केस में देखो, सेकंड केस में बोल रहा है कैपेसिटेंस नया क्या होगा, न्यू कैपेसिटेंस क्या होगा वो बताना है आपको। तो फार्मूला डायरेक्ट लिख देते हैं के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डिस्टेंस का क्या बोल रहा है, हाफ बोल रहा है, कुछ इतना यही फार्मूला लिखाएगा क्योंकि डिस्टेंस को हाफ बोल रहा है करने के लिए, और के का वैल्यू 6 दिया हुआ है, ठीक है। यदि ऐसा है तो हम लोग पुट कर देते हैं इसका वैल्यू, के का वैल्यू क्या है 6 दिया हुआ है, इंटू एप्सिलॉन नॉट ए, इस देखो ये 2 पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी के बराबर इतना आएगा, और इस एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी का वैल्यू हमको पता है इतना यहाँ पे पहले से, उसका वैल्यू हम पुट कर देंगे तो मिलेगा 6 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -12 इतना मिल जाएगा, क्योंकि इस पूरे का वैल्यू यहाँ पे पहले से हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। इसका पूरा रिजल्ट हमको मिल जाएगा कैलकुलेट करने से, इसका कैलकुलेट करो तो कैलकुलेट करने से आपको रिजल्ट मिल जाएगा, देखो 12 6 2 12 12 8 96, मतलब ये 96 इंटू 10 टू द पावर -12 मिलेगा। अब इसको माइनस, ये तो -10 टू द -12 का पिको होता है उसका वैल्यू,
मतलब ये फैराड में रिजल्ट आया, आप पिको फैराड में इसके लिए तो डायरेक्ट 96 पिको फैराड डायरेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। मतलब इसमें मीडियम सब्स्टिट्यूट किए तो मेरा 96 पिको फैराड जो न्यू कैपेसिटेंस आया वो 96 पिको फैराड के बराबर आया। ठीक है, स्टार्टिंग में इतना वैल्यू था, ठीक है, उसके बाद के का वैल्यू चेंज हुआ, डिस्टेंस को हाफ कर दिया रिड्यूस करके, तो मेरा इतना कुछ वैल्यू आया। मतलब डिस्टेंस को चेंज करने से कैपेसिटेंस का वैल्यू चेंज होता है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम कुछ उसमें डाल दो तो कैपेसिटेंस का पावर बढ़ जाता है। देखो यहाँ पर कितना 8 है, पावर 8 ही ना है, अब कितना मेरा 96 आ गया। मतलब कैपेसिटेंस का पावर डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने से बहुत बढ़ जाता है, बहुत इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, मोर कैपेबल, मोर कैपेसिटी, उसका मतलब कैपेसिटी बहुत बढ़ जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है। द कैपेसिटर्स सॉरी 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब 3 कैपेसिटर्स हमारे पास है, ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। कंडीशन यहाँ पे डाल दिया है कि कैपेसिटर हमारे पास 3 है और तीनों को क्या कर दिया है, सीरीज में कनेक्ट किया है। तो व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन? ये तो बहुत सिंपल है, आप देख सकते हो यहाँ पे कि 3 कैपेसिटर है हमारे पास कुछ इस टाइप से, पहला, दूसरा और ये तीसरा, 3 कैपेसिटर्स भी है और वैल्यू तीनों का है 9 पिको फैराड, इट्स ऑल्सो 9 पिको फैराड, 9 पिको फैराड और इसका भी वैल्यू है 9 पिको फैराड। इसका C1, इसका C2 नाम दे दो, इसका C3 नाम दे दो। तो हम लोग जानते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन से रेसिप्रोकल होता है, तो C इक्विवेलेंट इस तरह से फॉर्मूला होता है 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। 3 कैपेसिटर, तो इस तरह से हम लोग रेसिप्रोकल में सम करेंगे क्योंकि ये तो हो गया। अब वैल्यू पुट करो तो 1/9 होगा, इसका भी 1/9, इसका भी 1/9, तो कितना मिल जाएगा हमको 3/9 के बराबर। 3/9 1/C इक्विवेलेंट, द टोटल कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट मींस टोटल कैपेसिटेंस। अब इसको क्या करना पड़ेगा, 3 जा 9 मतलब 1/3 के बराबर मिला। अब इसको पलट देंगे तो हमको C इक्विवेलेंट मिल जाएगा, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 3 पिको फैराड। ये रिजल्ट आया टोटल, मतलब टोटल कैपेसिटेंस इस पूरे सर्किट में है हमारा 3 पिको फैराड। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या बोलता है वो देखो, बोलता है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सप्लाई। मतलब इसी कॉम्बिनेशन में, इस सीरीज कॉम्बिनेशन में ही 220 वोल्ट यदि सप्लाई करे, करंट को सप्लाई करे, मतलब देख सकते हो यहाँ पे सर्किट हम बनाते हैं फिर से। एक मतलब एक कैपेसिटर है, 3 कैपेसिटर्स और इसको सप्लाई कर रहा है बैटरी से, जो बैटरी इसमें दे रहा है, ये बैटरी मेरा है 220 वोल्ट का। ठीक है, वैल्यू वही है 9 पिको फैराड, ये भी 9 पिको फैराड, ये भी 9 पिको फैराड। ठीक है, ऐसा कुछ है। और इसका C1, इसका वैल्यू C2, इसका वैल्यू C3, बट सब तो बराबर है तो C के बराबर ही मान लेंगे हम लोग क्योंकि सबका वैल्यू तो सेम है। तो यहाँ लिख सकते हो C1 = C2 = C3 = C के बराबर मान लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉम्बिनेशन देखो, C इक्विवेलेंट जो यहाँ पे मिलेगा वो मिलेगा 1/C + 1/C + 1/C के बराबर, क्योंकि सबका वैल्यू तो सेम है। अब यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में मेरा चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो चार्ज जो होगा वो सभी कैपेसिटर्स के लिए क्या सेम होगा, तो हम बोलेंगे Q Q Q, तीनों में Q चार्ज है। तो लिख सकते हैं कि टोटल चार्ज Q/C इक्विवेलेंट, Q/C इक्विवेलेंट यही होगा, Q/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, इसके ऊपर भी C मतलब Q से मल्टीप्लाई कर दे हम लोग दोनों साइड, तो कुछ इतना मिलेगा Q/C करके ये मिल गया। और ये Q/C इक्विवेलेंट मतलब ये टोटल वोल्टेज हमको मिल जा रहा है, टोटल वोल्टेज मतलब इक्विवेलेंट वोल्टेज ऑफ दिस सर्किट, इक्विवेलेंट वोल्टेज ऑफ दिस सर्किट। तो इस पॉइंट पे हमको क्या मिलेगा, इसके लिए भी मिलेगा, इसके लिए भी वोल्टेज भी मिलेगा और इसके लिए भी वोल्टेज क्या मिलेगा, भी मिलेगा। मतलब क्या है कि यदि कैपेसिटेंस सबका सेम है तो 100% तीनों पे वोल्टेज जो है क्या मिलेगा, हमको सेम मिलेगा। यदि वोल्टेज सब जगह सेम मिल रहा है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, V इक्विवेलेंट जो है वो तीनों मिला करके हमको क्या मिलेगा, 3 वोल्ट के बराबर मिलेगा, 3V के बराबर मिलेगा। मतलब यहाँ पे हमको वोल्टेज देखना है प्रत्येक के लिए कि C1 के लिए कितना है, C2 के लिए क्या है, C3 के लिए क्या है, वही चीज़ सेकंड क्वेश्चन में पूछा है। तो V = मेरा क्या हो जाएगा, V इक्विवेलेंट डिवाइड बाय 3 होगा, V इक्विवेलेंट डिवाइड बाय 3 होगा इतना। तो हमको यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया हुआ था 220 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू या 220 वोल्ट सप्लाई, इतना था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को सॉल्व करना था कि यदि 3 वोल्ट है ऐसा, तो
ये बोल कितना रहा है, वो 220 वोल्ट ना, तो 220 वोल्ट सप्लाई, तो क्या करेंगे इसको 220 से डिवाइड कर देंगे। टोटल वोल्ट मेरा है 220 डिवाइड बाई 3 कर दो इसको, तो इसको जो भी रिजल्ट आपका आएगा 3 से कैलकुलेट करने पर वही आपका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा V का मतलब 3 से डिवाइड मतलब 220/3 220/3 एंड 220/3 वोल्ट करके ईच होगा। इसका भी 220/3 220/3 इसका भी और 220/3 इसका भी होगा। तो तीनों का जो मेरा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। मतलब ईच कैपेसिटर्स विल हैव 220 220/3 220/3 220/3, यही वोल्ट सबका रिजल्ट होगा। सो ये हम लोग टोटल 6 क्वेश्चन अभी सॉल्व किए। इस तरह का क्वेश्चन आप और भी सॉल्व कर सकते हो। आप इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारा आप बुक में देख करके सॉल्व कर सकते हो। ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से हम एक्सरसाइज से लिए हैं, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको यदि मिलता है तो उसको सॉल्व करो। यदि कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।